हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि विद्युत स्थैतिकी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम गॉस थ्योरम यानी कि गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। और इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर और विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश की, तो जैसा कि हमने बताया था कि जो क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस के हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होता है। कहाँ पे होता है? लंबवत बाहर की तरफ होता है, यानी कि परपेंडिकुलरली आउटसाइड। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई भी सरफेस है, सपोज दैट ये आपका एक सरफेस है, और इस सरफेस पे अगर हम देखना चाहें कि इस सरफेस, ये अपर सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटसाइड ऊपर की तरफ, यानी कि इस सरफेस से कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की तरफ। यहीं पे अगर हम लोअर सरफेस की बात करें तो लोअर सरफेस के लिए कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ। इसी सरफेस को ऐसे कर दें तो इधर वाले सरफेस के लिए कहाँ पे होगा? बाहर, इधर इस साइड में, और वहीं पे इस वाले सरफेस के लिए परपेंडिकुलरली इस साइड होगा। यानी कि जब भी कभी क्षेत्रफल सदिश की बात होती है, अर्थात एरिया वेक्टर की बात होती है, तो ऐसे समय में ये बात ध्यान में रखना है कि हमेशा एरिया वेक्टर गिवन सरफेस के, यानी कि दिए हुए पृष्ठ के, दिए हुए तल के हमेशा लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें, यानी कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? क्लोज्ड सरफेस के लिए लगाया जाता है। यानी कि जब भी कभी हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो बंद पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या किया जाता है? वैल्यू निकाली जाती है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप का कोई क्लोज सरफेस है, तो उसका एरिया वेक्टर अगर मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ए है, और ऐसे समय में मान लेते हैं वेक्टर ई उससे कुछ एंगल बना रहा है, यानी कि वेक्टर ई कुछ इस तरीके से है और उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो ऐसे समय में यहाँ पर जो एरिया वेक्टर और वेक्टर ई के बीच एंगल है जिसका नाम है थीटा, इन सभी को मिला करके हम इस सरफेस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस सरफेस से या इस क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सूत्र की यानी कि फॉर्मूले की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अदिश गुणन अर्थात स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। कैसा प्रोडक्ट कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है। तो यहाँ पे फाई ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और अगर आप स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी ई ए कॉस थीटा। क्या मिलेगा? ई ए कॉस थीटा। ये वैल्यू किसकी आएगी? फाई ई की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? ई ए कॉस थीटा फाई ई की वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? ई ए कॉस थीटा की बराबर, जहां पर जो आपका थीटा है वो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर कोई बंद पृष्ठ दिया है। बंद पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। सपोज दैट आपका बंद पृष्ठ कुछ इस तरीके से है, तो ऐसे समय में यहाँ से गुजरने वाली जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होंगी उन्हीं के नंबर को ही, या हम बात कर सकते हैं जितनी भी फ्लक्स लाइंस होती हैं, जितनी भी फ्लक्स संख्याएं होती हैं, उन्हीं के नंबर को ही हम हमेशा क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? वैद्युत फ्लक्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है? स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। वो भी किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पृष्ठ के भीतर फ्लक्स प्रवेश कर रहा है तो वो कैसा होगा, और वहां से अगर निकलता है तो कैसा होगा।
किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाला फ्लक्स हमेशा ऋणात्मक माना जाता है, और अगर वो फ्लक्स उस सरफेस से निकल रहा हो तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। इस प्रकार जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। यानी कि किसी क्लोज सरफेस में अगर देखें तो इंटर यानी कि प्रवेश करने वाले जो फ्लक्स होते हैं उसको हम ऋणात्मक साइन के साथ लिखते हैं, और वहीं पे जो फ्लक्स उसमें से निकल रहा है उसको हम धनात्मक साइन के साथ लिखते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ। तो ऐसे समय में यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी कभी फ्लक्स जो है वो प्रवेश कर रहा होता है, प्रवेश यानी कि क्या कर रहा होता है, इंटर कर रहा होता है किसी सरफेस में, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लिया जाता है। और जब भी कभी फ्लक्स क्या कर रहा होता है, बाहर निकल रहा होता हो, तो यहाँ पर कौन सा साइन लिया जाता है, पॉजिटिव का साइन यानी कि धनात्मक चिन्ह लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है इसका मात्रक क्या है। जैसा कि आपको पता है कि सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो अगर आप वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए देखेंगे तो यहाँ पर ए का मतलब एरिया हो गया, वेक्टर ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाती है। तो ऐसे समय में हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, यूनिट निकालें, तो फाई ई यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या निकालें, यहाँ पे यूनिट निकालें, तो उसका यूनिट कुछ इस तरीके से निकलेगा, फाई ई यूनिट ऑफ किसका, फाई ई, यहां से निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यानी कि न्यूटन पर कूलाम इनटू, यहां पे अगर आप देखेंगे तो एरिया भी है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्या होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहां से हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। साथ ही साथ आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो अगर वोल्ट पर मीटर के टर्म में देखें तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऐसे समय में यहाँ पे मीटर से एक और कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट इसकी मिलेगी वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और यूनिट है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, यानी कि विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक, एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वहीं पे दूसरा है वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक यूनिट दी गई हो तो आप यहाँ पे आसानी से इसको समझ जाइएगा कि ये किसकी यूनिट है, फ्लक्स की, अर्थात किस फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस का प्रमेय। गॉस थ्योरम ने अपना जो सिद्धांत दिया था, यानी कि गॉस ने अपना जो थ्योरम बनाया या जो सिद्धांत दिया है, गॉस का जो प्रमेय था, वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होता है, बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है। अगर बंद पृष्ठ है तभी यहाँ पर गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम वहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए गॉस का प्रमेय, हेडिंग है गॉस थ्योरम। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं, तो ऐसे समय में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि अगर हम किसी बंद पृष्ठ के लिए देखें, किसी क्लोज सरफेस के लिए देखें, तो वहां से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स उस परिपथ या उस पृष्ठ से बद्ध जितने भी
चार्ज होते हैं, जितना भी आवेश होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, अर्थात 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, phi इक्वल टू सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0। क्या लिख सकते हैं? phi इक्वल टू सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0 लिखने का मतलब क्या है, समझते हैं हम इसको। सबसे पहली बात, आपके पास मान लो यहाँ पे कोई गिवन सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज है +Q1 +Q2 +Q3 +Q4, ऐसे मान लो +Qn तक चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, ये हो गया और ये हो गया, n तक हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें और कुछ यहाँ पे अगर चार्ज देखें तो बाहर की तरफ भी है, सपोज दैट यहाँ Qn ना लेकर के हम Q4 तक रखते हैं और कुछ चार्जों को हम बाहर भी रख देते हैं, ये Q5 Q6, ठीक है, ऐसे चार्ज को हमने बाहर भी रख दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे Q1 Q2 Q3 Q4, तो इन चार चार्ज की वजह से ही अंदर हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखेंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस के लिए, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो हमेशा परिपथ के अंदर, यानी कि जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल आवेश हम सिर्फ इन चार को देखेंगे, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर सिर्फ इतने चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं, कितने आवेश हैं, चार हैं। बाकी ये जो बाहर हैं इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बंद पृष्ठ के कहाँ पे थे, बाहर थे, तो इसको हमने हटा दिया। हमें मतलब सिर्फ इन चार चार्जेस से है, यानी कि जो 4 चार्जेस हैं जिनको हम चार आवेश यहाँ पे लिखे हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4, इन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स यानी कि phi E बराबर हो जाएगा, अगर इस केस में देखें तो Q1 +Q2 +Q3 +Q4 अपॉन कितना, ε0, क्योंकि जो भी चार्ज होगा उसका कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा। तो ε0 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इस परिपथ से बद्ध क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। यानी कि इस सरफेस से परिबद्ध जो भी आवेश होगा उसी का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। सपोज दैट आपने जो सरफेस लिया है उस सरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज है जिसका नाम +Q है, तो ऐसे समय में इसके लिए हम फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे phi इक्वल टू Q/ε0। क्या लिखेंगे, phi इक्वल टू Q/ε0। और जैसा कि फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है कि phi E किसके बराबर होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA के। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, वैल्यू। तो phi इक्वल टू Q/ε0 ये गॉस थ्योरम का है। और हमने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या देखा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA या वेक्टर E डॉट वेक्टर A भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। इनके अनुप्रयोग देखेंगे कि गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होता है। इससे रिलेटेड फॉर्मूले हर अनुप्रयोग के देखेंगे, जितने भी यूजेज हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे गॉस थ्योरम्स के एप्लीकेशन। यहाँ पे अगला हेडिंग है आपका, वो है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होगा, अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं
कैसे हम गॉस के थ्योरम का अनुप्रयोग एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश है, यानी कि स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और स्फेरिकल सेल है, ये भी बोल सकते हैं हम, जो कि क्या है, समान रूप से आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्राप्त करना है, व्यंजक यानी कि इक्वेशन प्राप्त करना है। तो अगर हम बात करें एक ऐसे गोलीय कोश की जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन हम लिख लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं धात्विक चालक भी लिख सकते हैं, मेटालिक कंडक्टर भी लिख सकते हैं। गोलीय कोश के कारण वेक्टर ई का हमको क्या करना है, मान पता करना है। किसका मान पता करना है, वेक्टर ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको मान पता करना है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell ORR metallic conductor, spherical cell ORR metallic conductor। यानी कि आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कोई स्फेरिकल सेल है, और या इसे हम क्या कह सकते हैं, मेटालिक कंडक्टर कह सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो गोलीय कोश है ये कुछ ऐसा होगा। अब गोलीय कोश है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये मेटालिक कंडक्टर है, गोलीय कोश है और समान रूप से आवेशित है। तो अगर मेटालिक कंडक्टर है यानी कि चालक है, तो जो भी आवेश आप इसको देंगे वो इसके सरफेस पर यानी कि सतह पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। क्या हो जाएगा, समान रूप से पॉजिटिव चार्ज इसकी सतह पर वितरित हो जाता है। मान लेते हैं हमने इसको कैसा चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया, तो प्लस चार्ज इसकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब इस पृष्ठ के अंदर तथा बाहर, अब इस पृष्ठ के जो आप सरफेस देख रहे हैं, गोलीय कोश देख रहे हैं, इसके अंदर तथा बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है। ये जो रेडियस है मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आर। इससे बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, एक बाहर पॉइंट ले लिया जिसका नाम है P, सरफेस पे पॉइंट ले लिया जिसका नाम है P डैश, और एक इनसाइड पॉइंट ले लिया जिसका नाम है P डबल डैश। क्या नाम है, P डबल डैश नाम है। तो ऐसे समय में हमको इन तीन बिंदुओं पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है आपका, जो हेडिंग पड़ी है, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको इन तीन बिंदुओं पर क्या करना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो एक है जो P कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली कितनी है, स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी हमने मान ली कितनी है, स्मॉल r, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशंस होंगे। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने इस गोलीय चालक को क्या किया था, या गोलीय कोश को या मेटालिक कंडक्टर को हमने क्या किया, समान रूप से चार्ज किया, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज किया। तो ऐसे समय में जो भी चार्ज आप देंगे वो हम मान लेते हैं इसके कहाँ पे चला आता है, सेंटर पर। मान लेते हैं हमने इसको कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, वो कहाँ पे, इसके सेंटर यानी कि केंद्र पर चला गया। अब इसके बाहर वाले बिंदु का त्रिज्या लेकर के हम एक इमेजिनरी
गॉसियन पृष्ठ, जिसको क्या कहते हैं, इमेजनरी यानी कि काल्पनिक गॉसियन सरफेस कहते हैं, ये हमने खींचा। इसको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का नाम देते हैं। और ऐसे ही अंदर का रेडियस लेकर के इस चार्ज के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ये अंदर भी एक इमेजिनरी गॉसियन पृष्ठ बना है। तो हमारे पास तीन सिचुएशन हैं। पहला सिचुएशन, हेडिंग तो आप समझ गए हो कि आपके पास क्या है, मेटालिक कंडक्टर है या स्फेरिकल सेल है। उसके लिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ पर, तीन बिंदुओं पर निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, पहला एप्लीकेशन यही है कि स्फेरिकल सेल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ पे, तीन बिंदुओं पर। पहला है आउटसाइड, दूसरा है एट सरफेस और तीसरा है इनसाइड। यानी कि एक हमको बाह्य बिंदु पर निकालना है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, एक हमको गोलीय कोश के सरफेस पे निकालना है जिसको P डैश से डिनोट करते हैं, और एक हमको उसके अंदर यानी कि P डबल डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं किसके बारे में, बाह्य बिंदु पर, जिसका नाम क्या है, P, बाह्य बिंदु पर, यानी कि एट कहाँ पे, P पे अगर हम देखें तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो होती है 1/4πε0 Q/r²। कितना मिलेगा, 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम। कितना मिलेगा, बाह्य बिंदु पर यानी कि P पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, 1/4πε0 Q/r²। कितना मिलेगा, 1/4πε0 Q/ कितना हो गया, r² के बराबर हो गया। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं, कहां पर, बाह्य बिंदु पर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, 1/4πε0 Q/r², जैसा कि आपको एक बिंदु आवेश के कारण मिल रहा था। और इसको मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो वो कितना आएगा, 1/4πε0 Q/r² आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें किसके बारे में, आवेशित कोश के, यानी कि जो सेल है उसके पृष्ठ पर यानी कि सरफेस पर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किस पर, सरफेस के लिए। कहां पे, दूसरा है एट सरफेस यानी कि पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर जो बिंदु है वो कौन सा है, P डैश है। कौन सा है, P डैश है। अगर P डैश में सिचुएशन देखेंगे तो P डैश में आप देखेंगे R जो है वो कैपिटल R के बराबर है, यानी कि जो यहाँ पे रेडियस यहाँ से यहाँ तक का था वो रेडियस अब किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में अगर हम कैपिटल R की जगह सॉरी स्मॉल r की जगह, अभी तक इस फॉर्मूला ये था स्मॉल r का स्क्वायर, यहीं पे अगर हम क्या कर दें, कैपिटल R कर दें तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, आपके आवेशित कोश के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है। क्योंकि आपका जो कोश है वो मेटालिक कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो ऐसे समय में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने पढ़ा है पृष्ठ घनत्व। ठीक है, कौन सा पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा है, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा है, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। यहाँ पे A देखेंगे तो एरिया स्फीयर का लेंगे यानी कि गोले का, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q/4πr²। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4πr² किसके लिए, गोले का देख रहे हैं तो कैपिटल R² रखेंगे, और यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालते हैं तो सिग्मा इंटू 4πr² आएगा। इस Q की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे अगर पुट करें तो एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया है किसके लिए, जब हम कहाँ पे निकालते हैं, पृष्ठ पर निकालते हैं, कहाँ पे, सरफेस पर, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो इक्वेशन हमको मिल गया
दूसरा हमको निकालना है, तो Q को हम यहाँ पुट करेंगे तो ऐसे समय में E इक्वल टू मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह सिग्मा इंटू 4 क्या मिलेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ऐसे समय में E का एक और मान निकल के आता है जिसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये एक वैल्यू और है, जहां पर अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कब आई है, जब हमने Q की वैल्यू रखी है। और Q की वैल्यू कहां से निकाली है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो मैं पढ़ा चुका हूं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। एरिया रखना है स्फेरिकल सेल का, इस सेल का एरिया कितना होगा 4πr², तो मैंने वो रख दिया है। Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट की है, तो हमको एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला है जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम P डैश की बात करें तो P डैश पर हमको दो फॉर्मूले मिलते हैं, एक मिलता है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। एक फॉर्मूला हमको ये मिलता है और दूसरा फॉर्मूला हमको यहीं पे मिलता है, वो है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू क्या मिलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं इनसाइड की, यानी कि सरफेस के अंदर अगर हम बात करें, इनसाइड द सरफेस अगर बात करें, तो इनसाइड द सरफेस अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है P डबल डैश। इनसाइड द सरफेस यानी कि उस पृष्ठ के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है P डबल डैश, और P डबल डैश पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम बात करें कहां पे, इनसाइड सरफेस, आंतरिक बिंदु P डबल डैश पर, कहां पे, इंटरनल पॉइंट P डबल डैश, ठीक है। अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर P डबल डैश पे हम देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। रीजन क्या है, चलिए समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों मिल रही है, क्योंकि हम अगर बात करें एक आवेशित गोलीय कोश के भीतर, यानी कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आपने स्फेरिकल सेल बनाया है, जो रेड कलर से हमने यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल बनाया है, तो जब भी कभी किसी आप स्फेरिकल सेल या मेटालिक कंडक्टर को आप आवेश देते हैं, तो पूरा आवेश जो है वो कहाँ पे चला जाता है, वो पूरा आवेश उसकी सरफेस पर चला जाता है। और अगर पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा, तो ऐसे समय में उस कोश के भीतर, इस कोश के भीतर यानी कि इस सरफेस के अंदर जैसे ही जाएंगे, किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है। और ऐसे समय में जब भी कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा जब वहां पे चार्ज होगा, यानी कि आवेश होगा। तो आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो वहां पे फ्लक्स नहीं होगा, और जब फ्लक्स नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। चलिए, तो अब हम ये सारी चीजें हो गई। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ग्राफ भी है, वो ग्राफ बना लेते हैं। कैसे ग्राफ हमको पता चलेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में ग्राफ बनाए, तो ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ये मान लेते हैं रेडियस कितना है, कैपिटल R, और ये रेडियस है स्मॉल r। कितना है, रेडियस है स्मॉल r। मतलब यहाँ पे जो रेडियस है ये बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे स्मॉल r ना लेकर के हम इसको सिंपली बता रहे हैं कि ये रेडियस है आउटर, तो ये आपका इंक्रीज करता है स्मॉल r, ठीक है। और इधर हमने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये आपका ओरिजिन है। ऐसे समय में आप देखेंगे तो ये ओरिजिन यानी कि इसको सेंटर मानते हैं, O को हम मान लेते हैं सेंटर। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं O को क्या मान लेते हैं, सेंटर।
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r के बराबर, तो यहां से यहां तक की दूरी r के बराबर। अगर हमने बोला है कि सरफेस के भीतर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना बना रहेगा, जीरो। तो ऐसे समय में ये मान लेते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं जीरो और पहुंचते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, ऐसे समय में कोई भी ग्राफ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें किसके बारे में, E इक्वल टू 1/4πε/Q/R², किसके लिए, सरफेस के लिए, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर मान ले तो उसकी कुछ पॉइंट है, कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है वो यहाँ पे है। और जैसे ही हम सरफेस से बाहर जाएंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको मिलेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, R², के। E किसके बराबर मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² के मिलेगा। अर्थात अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे समय में ये जो R वाला ग्राफ है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, किसके लिए, आवेशित गोलीय कोश के लिए, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, या इसे हम मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं, इसमें अगर हम देखें तो स्फेरिकल सेल के लिए, यानी कि जो गोलीय कोश है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो कितनी है, अगर देखें तो 1/4πε/Q/r²। देन इन सरफेस के लिए ये दो फॉर्मूले, और वहीं पे अगर हम बात करें किसके लिए, इनसाइड, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, शून्य के बराबर, यानी कि जीरो है, क्योंकि इनसाइड द सरफेस कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पे अब हम बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा जाए, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, तो विद्युत विभव के लिए जो फॉर्मूला होगा वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं हम आपको बताते हैं। सारा का सारा डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा, बस ध्यान में ये रखना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात अदिश राशि कहलाती है। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अगर हम बात करें उसके बाहरी बिंदु पर, साथ ही साथ उसके भीतरी बिंदु पर, और साथ ही साथ उसके सतह पर विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एप्लीकेशंस में, उसी के एप्लीकेशंस में अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल था। किसके लिए हम पढ़ रहे थे, स्फेरिकल सेल के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेशित कोश कहते हैं, स्फेरिकल सेल कहते हैं, या इसे ही हम, ध्यान से सुनिएगा, इसे ही हम मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चालक कह सकते हैं, ठीक है। और ये समान रूप से आवेशित है, यानी कि आवेशित गोलीय कोश है ये। यहाँ पर स्फेरिकल सेल, यानी कि क्या हम बोलेंगे इसको, इसे हम गोलीय कोश कहेंगे। क्या कहेंगे, गोलीय कोश कहेंगे, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर यानी कि धात्विक चालक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। अब इसी के लिए हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज दैट आपके पास एक क्या है, स्फेरिकल सेल है, और इसके आउटर सेल पर यहाँ पे लेना, तो एक आपने गॉसियन सरफेस खींचा, और जो गॉसियन सरफेस है वो इस पॉइंट के रेडियस के अकॉर्डिंग खींचा, और साथ ही साथ एक बिंदु अंदर है, इसके भी आपने, ये सेंटर है तो इसके अराउंड आपने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस खींचा।
तो 3 बिंदुओं पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। एक बाहरी बिंदु जिसका नाम P है, एक अंदर वाला बिंदु जिसका नाम P डैश है, सरफेस पे है, और एक अंदर वाला बिंदु जिसका नाम P डबल डैश है। इन तीनों बिंदुओं पर आपको पोटेंशियल देखना है। तो अगर आप बाह्य बिंदु पर देखेंगे, कहां पे, एट P, यानी कि कहां पर, बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर यानी कि एट पॉइंट P अगर हम देखेंगे तो इसके लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होगा, स्मॉल r, Q अपॉन स्मॉल r, जो कि जनरली एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया जाता है, इक्वेशन प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए होता है। और ये स्फेरिकल सेल है, तो आपने जो भी चार्ज दिया होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है यानी कि इस सरफेस के, गोलीय कोश के, यानी कि स्फेरिकल सेल की सतह पर पूरी तरीके से समान रूप से आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सेम काम अगर हम कहाँ के लिए करें, ये तो P के लिए हो गया। P के साथ साथ अगर हम बात करें अब किसके बारे में, एट P डैश, यानी कि अगर हम P डैश की बात करें तो P डैश पर यानी कि सतह पर स्थित बिंदु, सतह पर जो V की वैल्यू मिलेगी वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, क्योंकि ऐसी दशा में, P डैश की दशा में R बराबर कैपिटल R है, P की दशा में R इज ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो ऐसे दशा में V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R यहाँ पे मिलता है। कितना मिलेगा, Q अपॉन कैपिटल R मिलता है। तो P डैश पर आपको कितना मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, P डैश पे आपको मिलेगा वैल्यू V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, Q अपॉन कैपिटल R मिलेगा। यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चार्ज है वो समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सरफेस एक समविभव पृष्ठ का काम करेगा, यानी कि ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। किसका काम करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। और ऐसे समय में अगर हम देखें तो इसके भीतर कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु पर, चाहे वो बिंदु यहाँ हो चाहे यहाँ पे हो, तो जितना विभव यानी कि जितना पोटेंशियल उसकी सतह पर होगा, सरफेस पर होगा, वही पोटेंशियल उसके अंदर भी उतना ही विभव होगा। तो अगर हम तीसरी सिचुएशन देखें, R इज लेस देन कैपिटल R, तो यहाँ पे एट हम देखने जा रहे हैं P डबल डैश पर, यानी कि जो कहाँ पे है, आंतरिक बिंदु है, कहाँ पे, आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर जो V मिलेगा वो सरफेस के बराबर मिलेगा, यानी कि V जो है वो इसके बराबर मिलेगा, सरफेस। ये आपका आउटर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, इंटरनल हो गया। तो V इंटरनल इक्वल टू किसके मिलेगा, VS के, जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जो कि इसी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा अगर गोलीय कोश है तो गोलीय कोश के भीतर, फिर से सुन लीजिए, गोलीय कोश के भीतर जो भी आपको वैल्यू मिलेगा, यानी कि गोलीय कोश के भीतर अगर आपको विद्युत विभव देखना है तो गोलीय कोश के भीतर यानी कि स्फेरिकल सेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके भीतर कहीं पे भी किसी भी बिंदु पर आप अगर विभव देखेंगे तो उस विभव की वैल्यू, पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगी, यानी कि जितना वैल्यू ये है वही इसके अंदर भी होगा। तो इसके हर जगह पर पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R के बराबर होगा, और सभी वैल्यू किसमें होंगी, वोल्ट में होंगी। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा। अगर हम y एक्सिस पे पोटेंशियल ले लें और वहीं पे अगर हम x एक्सिस पर दूरी ले लें यानी कि रेडियस ले लें, तो ऐसे समय में ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा। चलिए बताते हैं ग्राफ आपका किस तरीके से जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं y एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, पोटेंशियल ले लिया है, ये ले लिया, और ऐसे x एक्सिस ले लिया। x एक्सिस पर हमने r की वैल्यू ले ली, यहाँ कहीं कैपिटल R है, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से R देखेंगे और इधर हमने पोटेंशियल की इंक्रीजिंग वैल्यू रख दी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो R है ये कुछ ऐसे होगा,
और यहां पर अगर देखें तो O से R यानी कि ओरिजिन से अगर इस पॉइंट से अगर सेंटर से आप डिस्टेंस R तक जाएंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमेशा सेम है। तो इसलिए ग्राफ को आप कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिखाएंगे ताकि इससे पता चले कि यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। कितना है, जितना सरफेस पर है, यानी कि सरफेस यानी कि R पर जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे वही पोटेंशियल इसके बीच में भी है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यानी कि आउटर पोर्शन पे जाएंगे तो V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, R के। तो ग्राफ यहाँ से क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। तो ऐसे समय में ये होगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के लिए, और यहाँ पे सब क्या है, सेम है इतनी दूरी के लिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। किसके लिए, स्फेरिकल सेल के लिए। जब आप क्या निकालते हो, यहाँ पर जब पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हो तब उसके लिए ये आपका वैल्यू होगा। यहीं पे अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी तक मेटेलिक कंडक्टर की बात की थी, अब हम नॉन कंडक्टर की बात करेंगे जिसको यूनिफॉर्म तरीके से क्या किया गया, जिसको यूनिफॉर्म तरीके से हमने क्या किया है, आवेशित किया है, अर्थात उस पर आवेश दिया है। यूनिफॉर्म तरीके से हमने उसको क्या किया है, आवेशित किया है, अर्थात उसको आवेश दिया है। चलिए गॉस थ्योरम में नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस में अगर हम नेक्स्ट देखें, यानी कि इनके गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में, यानी कि गॉस के प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं, इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट अनुप्रयोग यानी कि जो एप्लीकेशन है वो देखें तो वो क्या है, दूसरा। अभी तक हम पहला ही पढ़ रहे थे। पहला क्या था, गोलीय कोष था। पहला क्या था, गोलीय कोष था। और गोलीय कोष की अगर हम बात करें तो गोलीय कोष में जैसा कि आपको पता है कि गोलीय कोष में दो चीजें हमने देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने देखा वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग था, वहीं पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था। बट पोटेंशियल के केस में आपने देखा इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही था जितना कहाँ पे होता है, सरफेस पर होता है, यानी कि 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R के बराबर होता है। और सभी वैल्यू किस में होनी चाहिए, बोल्ट में होती हैं। किस में होती हैं, बोल्ट में, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है क्या, बोल्ट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, आपके पास क्या है, समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित। अभी तक आपके पास कंडक्टर था, अब नॉन कंडक्टर है, आवेशित अचालक गोला है। अचालक गोला, गोले के कारण क्या देखना है, गोले के कारण, यानी कि इसको लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर स्फेयर, ठीक है, या नॉन कंडक्टर स्फेयर, ठीक है, ऐसा है। तो इसकी वजह से सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किसकी वैल्यू, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। कहाँ कहाँ पर देखना है हमको, इसके लिए कहाँ कहाँ देखना है, आउटर, हमको ई आउटर देखना है, यानी कि आउट। हमको ई सरफेस देखना है, सरफेस, और ई इनसाइड देखना है कि ई इनसाइड कितना है, इन, ठीक है, बाहर, सतह पर और अंदर। चलिए देखते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अचालक गोला है, यानी कि नॉन कंडक्टर स्फीयर है। तो ध्यान में समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप जितना भी आवेश इसको देंगे सब आवेश इसके आयतन में समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। यानी कि जो भी आवेश देंगे वो इसके आयतन में समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। अचालक गोला है, चालक गोला होता तो जो भी चार्ज आप देते, जो भी आवेश इसको देते वो इसके सरफेस पर वितरित होता है, बट ये अचालक है तो इसलिए इसके आयतन में पूरी तरह से वितरित हो गया है। अब अगर हम इसके बाहर एक पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट पर नाम क्या है, P, सरफेस पर एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम P' कहते हैं, और इनसाइड एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम P डबल डैश के नाम से जानते हैं। तो अगर हमारे पास ये सेंटर है इस गोले का,
तो इसके लिए P पर यानी कि आउट वाले पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं ताकि आपको पता चले कि गॉसियन सरफेस यहाँ पे किसके लिए खींचा गया है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ऐसे ही इसके लिए था और अब हम इनसाइड वाले के लिए भी एक गॉसियन सरफेस क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जिस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो 3 पॉइंट हैं, P हो गया, P डैश हो गया और क्या हो गया, P डबल डैश। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R से, बाहर वाले की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल r से, ठीक है, और अंदर वाले की भी डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक अचालक गोला जिसके कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो ई आउट के लिए मिलेगा, वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो कि आपको किसके लिए मिला था, आवेशित चालक गोले के लिए मिला था। बट यहाँ पर वहां पर हमने सिग्मा की वैल्यू ली थी और यहाँ पे हम आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, और जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे तो बाह्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो कितना मिलेगा आपको, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि अगर देखें ई आउट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, Q की वैल्यू अगर हम उसके फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R क्यूब अपॉन R स्क्वायर, ये हमको वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे रो क्या है, आवेश घनत्व है। और इसकी वैल्यू कैसे रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, रो इक्वल टू होता है Q अपॉन V, Q रहने देते हैं, V की वैल्यू 4/3 पाई R क्यूब होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होता है, तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब है, ये मिलेगा। और इस पूरे वैल्यू को उठा करके अगर इस Q की जगह रखेंगे तो ये सॉल्व करने पे हमको रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। सरफेस के लिए जैसा कि आपको पता है इसमें कंडीशन क्या होता है, आउट के लिए कंडीशन था R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यहीं पे R इक्वल टू कैपिटल R है, तो जहां स्मॉल r दिख रहा है वहां कैपिटल R रख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर मिलेगा, कितना मिलेगा, Q अपॉन R स्क्वायर। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो अगला मिलेगा वो कितना मिलता है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो था ही था, अगर हम स्मॉल r की जगह क्या रख दें, यहाँ पे कैपिटल R रख दें तो R स्क्वायर से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा R, तो रो इंटू R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पर वैल्यू मिलती है। वहीं पे आंतरिक बिंदु पर अगर हम देखें तो आंतरिक बिंदु के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, यहाँ पर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r/3, कितना मिलेगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r/3, ये कहाँ पे मिलेगा, इंटरनल पॉइंट के लिए जहां पर r इज लेस देन किसके होता है, कैपिटल R का सिचुएशन होता है। ध्यान में देने वाली बात ये है कि अंदर अब क्यों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, क्योंकि जो आवेश है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आयतन में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसलिए हमको अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा, ठीक है। अभी तक हमने आवेशित गोलीय कोश देखा था, कंडक्टर देखा था जिसके सरफेस पर चार्ज जा रहा था, तो सरफेस पे था, तो इसलिए हम वहां पर आवेश जो है वो कहाँ था, सरफेस पे था, तो ऐसे समय में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर जो भी चार्ज यानी कि जो भी आवेश आपने दिया है वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन में होने के कारण अंदर वाले बिंदु को भी कुछ ना कुछ इस बिंदु के अकॉर्डिंग जो गॉसियन सरफेस है इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज है। तो ऐसे समय में उस चार्ज के कारण, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके कारण अगर देखें तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट R/3 के बराबर मिलेगा। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसी के लिए हम अब देखेंगे कि विद्युत विभव का मान कितना होगा, यानी कि अगर हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टर है, स्फीयर है नॉन कंडक्टर का, यानी कि अचालक गोला है, तो अचालक गोले के कारण यहाँ पर विद्युत विभव कितना मिलेगा, चलिए देखते हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इसी केस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव, और विद्युत विभव भी हमको निकालना है कहाँ पे, V आउट बाहर की तरफ, V सरफेस, ठीक है, मतलब सतह पर, और V इनसाइड देखना है। अगर V आउट की बात करें तो इस सिचुएशन में R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यहाँ पे R इक्वल टू कैपिटल R, और यहाँ पे R इज लेस देन इस कैपिटल R के बराबर है। अगर V आउट की बात करें तो V आउट पे हमको कितना मिलता है, V इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जितना हमको गोलीय कोष्ठ में मिलता था। साथ ही साथ यहाँ पे R इक्वल टू कैपिटल R है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, ठीक है। आप यहाँ पे Q की वैल्यू उठा के रख सकते हो, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 कैपिटल R हो गया। और अगर हम यहीं पे इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो होगा ही होगा। यहाँ पर जो नीचे Q की वैल्यू है, अगर इनसाइड के लिए देखें तो यहाँ पे Q के साथ साथ 3R² माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन यहाँ पे जो कैपिटल R है इसके साथ साथ कितना होगा, 2R³ होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसके लिए है, इनसाइड के लिए। जब भी कभी आपके पास क्या है, अचालक गोला है, तो अचालक गोले के भीतर यानी कि अंदर की तरफ अगर कोई भी बिंदु लेते हैं तो ऐसे समय में सरफेस के बराबर वहां पे पोटेंशियल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कैसा है, ये नॉन कंडक्टर है। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, अचालक गोला कहते हैं, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर के लिए ये रूल लागू नहीं होगा कि सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर भी होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे V इनसाइड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 3R² माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2R³ के बराबर होगा। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, गॉसियन, जो गॉस का प्रमेय है यानी कि गॉस थ्योरम है, इसके एप्लीकेशन के बारे में हमने बात कर लिया है। किसके लिए, आवेशित गोलीय कोष के कारण, यानी कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है या मेटालिक कंडक्टर, उसके कारण हमने पहले बता दिया। दूसरे एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे अचालक गोला ले लिया था। इसके अलावा और भी इनके एप्लीकेशंस हैं जिसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।